प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। सिंह लेह स्थित 14वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं। चीनी पक्ष का नेतृत्व तिब्बत सैन्य जिला कमांडर करेंगे। ये बातचीत पूर्वी लद्दाख के चुशूल सेक्टर में होगी। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह अपने समकक्ष के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस गतिरोध के खात्मे का रास्ता तलाशेंगे। विवाद को खत्म करने के लिए लोकल कमांडर, डेलीगेशन लेवल और हाईएस्ट कमांडर स्तर की लगभग 12 दौर की बातचीत पहले हो चुकी है। विवाद को खत्म करने की उम्मीद है क्योंकि पहली बार दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के बीच शुक्रवार को बातचीत हुई। संयुक्त सचिव स्तर की हुई बातचीत में दोनों देशों ने एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए विवादों के निपटारे पर जोर दिया है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच 1 महीने से चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता से पहले कल दोनों राजनयिकों के बीच अहम वार्ता हुई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्षों ने मौजूदा घटनाक्रमों समेत द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस संदर्भ में उन्होंने दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी उस आम सहमति को याद किया कि भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण, स्थिर और संतुलित संबंध मौजूदा वैश्विक स्थिति में स्थिरता के लिए एक सकारात्मक चीज होगी। बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष दोनों देशों के नेतृत्वों द्वारा मुहैया किए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक मतभेदों को दूर करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि दोनों देशों के नेतृत्व के मार्गदर्शन के तहत दोनों देशों को अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण चर्चा के जरिए दूर करना चाहिए। बीजिंग में चीन के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को दोनों देशों के वरिष्ठ राजनयिकों के बीच हुई वार्ता का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के लिए खतरा पैदा नहीं करना चाहिए और अपने मतभेदों को विवाद में तब्दील नहीं होने देना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कोविड-19 महामारी की चुनौतियों और विभिन्न फोरम पर सहयोग को लेकर अपने विचार साझा किए। पिछले महीने गतिरोध शुरू होने के बाद भारतीय सैन्य नेतृत्व ने फैसला किया है कि भारतीय सेना पैंगोंग त्सो, गलवान घाटी, डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी के सभी विवादित क्षेत्रों में चीनी सैनिकों की आक्रामक मुद्रा से निपटने के लिए दृढ़ दृष्टिकोण अपनाएगी। समझा जाता है कि चीन पैंगोंग त्सो और गलवान घाटी में लगभग 2500 सैनिकों को तैनात करने के अलावा धीरे धीरे अस्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है और हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है। इससे पहले 2017 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच डोकलाम में आमना सामना हुआ था। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस रिपोर्ट ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के उस कबूलनामे पर मुहर लगा दी है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनके मुल्क में 30 से 40 हजार आतंकी मौजूद हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तानी नेतृत्व खुद मान चुका है कि हजारों आतंकी उसकी जमीन का इस्तेमाल दूसरे देशों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया इस असलियत से वाकिफ हो चुकी है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। भारत ने कहा कि लंबे समय से भारत का पाकिस्तान के बारे में यही रुख रहा है और इस रिपोर्ट में दर्ज सबूतों से ये प्रमाणित हो गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शुक्रवार को एक पुस्तिका जारी की। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीट सुरक्षित करने के भारत के अभियान की प्राथमिकताओं का जिक्र है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक शांति और सुरक्षा को लेकर सभी देशों के समक्ष विभिन्न चुनौतियां बनी हुई हैं और आतंकवाद ऐसी समस्याओं का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी और इसके गंभीर आर्थिक प्रभावों ने भी दुनिया के सामने नई चुनौती तैयार की है और इस असाधारण स्थिति में भारत एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है और इसके लिए विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सुझाए गए 5 S का खास तौर पर जिक्र किया, जो सम्मान, संवाद, सहयोग, सार्वभौमिक शांति और समृद्धि है। Our 5S approach to the world: सम्मान, respect, संवाद, dialogue, सहयोग, cooperation, शांति, peace, to create conditions for universal samriddhi, prosperity. Through this approach, we seek to move towards a new orientation for a reformed multilateral system, also known as norms. The brochure captures the priorities that we set for ourselves: seeking responsible and inclusive solutions, concrete and result-oriented action as a Security Council for an effective response to international terrorism,
reformed multilateralism to reflect contemporary realities. A comprehensive approach to peace and security, guided by dialogue, mutual respect, commitment to international law, for which we also hope to help streamline UN peacekeeping. डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुपक्षीय संगठनों में सुधार, वैश्विक शांति और सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला और आपसी संपर्क के साथ साथ भारत तकनीक के उपयोग के लिए नए अवसरों के लिए काम करेगा। 17 जून को चुनाव के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत जनवरी 2021 से अगले 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल रहेगा। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनेगा। इससे पहले भी भारत 7 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कागमी के नेतृत्व में संकट के प्रभावी प्रबंधन और चुनौती से निपटने में रवांडा के लोगों के दृढ़ संकल्प की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में रवांडा की अपनी यात्रा के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में आई प्रगति पर संतोष जताया। बयान में ये कहा गया कि रवांडा के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान उनके द्वारा भेंट की गई 200 भारतीय गायों का जिक्र किया और कहा कि इससे रवांडा के बच्चों के लिए दूध की उपलब्धता सुधारने और किसानों की आय में बढ़ोतरी में मदद मिली है। आधिकारिक बयान के मुताबिक कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगे किसानों और ग्रामीण भारत को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन अध्यादेशों को मंजूरी दी है। कृषक उपज, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 का लक्ष्य किसानों को राज्य के भीतर और अन्य राज्यों में कृषि उपज को बेचने की छूट देना है, जबकि मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और सुरक्षा समझौता अध्यादेश 2020 के जरिए किसानों को प्रसंस्करण इकाइयों, थोक व्यापारियों, बड़ी खुदरा कंपनियों और निर्यातकों के साथ पहले से तय कीमतों पर समझौते की छूट देगी। झारखंड में 54 लाख ग्रामीण परिवारों में से सिर्फ 4,37,000 के पास पाइपों के जरिए पानी आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध है। 2020-21 में झारखंड में 12 लाख परिवारों को पाइपलाइनों से पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 15 ब्लॉकों और 4,700 गांवों में सभी परिवारों को पाइपलाइनों से जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत लाने की योजना है। झारखंड में आकांक्षी जिलों की संख्या 19 है और राज्य को ये सलाह दी गई है कि वो योजना बनाते समय इन जिलों को प्राथमिकता दें। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार के पास अनाज के पर्याप्त भंडार हैं। इनसे खाद्य कानून और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत नियमित मांग को हर स्थिति में पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान जरूरतमंदों के लिए मुफ्त वितरण के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था है। हमारे पास में रत्ती भर की कमी नहीं है और 2 साल तक हमारे पास में जो है नहीं भी कुछ होगा तो भी क्या कहते हैं कि हमारे पास में जितना अनाज है, चूँकि आपको जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास में अनाज 800 लाख टन से ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास में पर मंथ जो है खर्चा जो है मैक्सिमम जो है वो 55 लाख मेट्रिक टन का जो है पर साल जो है सो हमारा क्या कहते हैं कि होता है, तो एक महीना के लिए। तो इसलिए हमारे पास में जो है अनाज की कोई कमी नहीं है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। रामविलास पासवान ने यह भी कहा कि 2 महीने से लॉकडाउन के कारण माल परिवहन में दिक्कतें तो हुई, लेकिन इसके बावजूद गेहूं और चावल की खरीद ने गति पकड़ी है। इसमें कोई हमको जो है प्रभाव क्या कहते हैं कि नहीं पड़ा है। यहाँ तक कि आप देखेंगे अनाज का जो खरीद है, जैसा कि मैंने कहा कि अनाज का जो खरीद में जो है कोई हमारे पास में कमी क्या कहते हैं कि नहीं आई है। गेहूं का जो प्रोक्योरमेंट जो है वो 366 लाख टन क्या कहते हैं कि हो चुका है। उसी तरीके से जो है चावल का खरीद जो है वो गेहूं का धान का वो 712 लाख टन क्या कहते हैं कि हो चुका है। बम्पर फसल हुआ है। चीनी का भी क्या कहते हैं बम्पर फसल क्या कहते हैं कि हुआ है। तो इसलिए उसका जो है प्रभाव जो है हम किसान को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे जो भारत के किसान हैं, जो अभी आपको मालूम है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उसको हम लोगों ने क्या कहते हैं कि ख़त्म कर दिया है। रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार के प्रयासों से एक तरफ जहां किसानों का हित सुनिश्चित हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के माध्यम से प्रवासी कामगार और उनके परिवार पूरे देश में कहीं भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभ प्राप्त कर सकेंगे। सूचना पुस्तिका सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 जारी की।
केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में ऑनलाइन पुस्तिका जारी करते हुए कहा कि कोविड-19 की स्थिति में ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा का चलन बढ़ गया है और अध्यापक छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एनसीईआरटी बच्चों और अध्यापकों को सुरक्षित ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वन टाइम मेजर के तहत जारी किए गए दिल्ली विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश फर्स्ट और सेकेंड ईयर के रेगुलर छात्रों, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड की छात्राओं के लिए है। इस समय 96,000 से अधिक रेल अधिकारी NICE ऑफिस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हैं। इसका असर ये हुआ है कि लॉकडाउन के दौरान ई फाइलों की संख्या 1,30,000 से बढ़कर 2,70,000 हो गई। इस दौरान ई प्राप्तियों की संख्या भी 4.5 लाख से 7 लाख हो गई है। इस काम को अंजाम दिया है रेल मंत्रालय के ही PSU रेल टेल ने। रेल टेल ट्रेन संचालन के आधुनिकीकरण और नेटवर्क सिस्टम का प्रशासन करने के साथ ही ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम और मल्टीमीडिया नेटवर्क प्रदान करने में अग्रणी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में हर साल 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के राजमार्गों पर लोगों और पशुधन की मौत विषय पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत करते हुए मंत्री ने कहा कि देश भर में चिन्हित किए गए करीब 5,000 दुर्घटना वाले स्थानों को ठीक करने के लिए कदम उठाए गए। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि उनका मंत्रालय सड़कों पर पशुधन के जीवन की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए इश्यू प्राइस यानी कि निर्गम मूल्य 4,677 रुपए प्रति ग्राम तय किया गया है। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करने और डिजिटल भुगतान करने वाले निवेशकों को 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला लिया। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का इश्यू प्राइस 4,627 रुपए प्रति ग्राम होगा। केंद्रीय बैंक ने अप्रैल में कहा था कि सरकार 20 अप्रैल से सितंबर तक 6 किस्तों में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करेगी। रिजर्व बैंक ने बताया कि 29 मई को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार कोर मुद्रा परिसंपत्तियों की वृद्धि के चलते 3.43 अरब डॉलर की बढ़त के साथ 493.48 अरब डॉलर के नए उच्चतम स्तर पर आ गया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार इससे पहले के सप्ताह में 3 अरब डॉलर की बढ़त के साथ 490.044 अरब डॉलर पर आया था, जो कि उस समय का उच्चतम स्तर था। इसके जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत देश के 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष फिल्म श्रृंखला बनाई जाएगी। इस श्रृंखला का उद्देश्य न केवल स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना है, बल्कि इन खेलों से जुड़ी संस्कृति और धरोहर का संरक्षण करना भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य युवाओं के बीच विभिन्न राज्यों की संस्कृति और विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करना है। का आयोजन बिल्कुल अलग तरह से किया जाएगा। सरकार की ओर से यह कहा गया है कि इस बार कोरोना वायरस की वजह से योग दिवस पर बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा। 21 जून को लोगों से डिजिटल योग करने की अपील की जाएगी। वो अपनी अपनी भाषा में भी कह सकता है। रशियन कोई है तो वो रशियन में भी कहेगा। जो उसमें से नंबर 1, 2, 3 रशिया के अंदर आएंगे उसको अंग्रेजीकरण करते हुए भारत में भेजा जाएगा और फिर भारत में हम पूरे विश्व समुदाय से आए हुए जो वीडियो एंट्रीज है उनको तरीके से उसका आकलन बनाएंगे, मूल्यांकन करेंगे एंड देन वी विल डिसाइड विच आर द रैंक होल्डर्स। तो उसके माध्यम से विश्व समुदाय में योग के प्रति जो एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ना जरूरी है, विच इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड। तो वो बढ़ने के लिए मैं मानता हूं कि ये बहुत कारगर प्रयास होगा और कोरोना के चुनौती का सामना करते हुए मैं मानता हूं कि एक बहुत सार्थक प्रयास इस माध्यम से हो पाएगा। WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम ने सुझाव दिया है कि सरकारों को जनता को ऐसी जगहों पर मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जहां पे वायरस का व्यापक संक्रमण हो और लोगों का आपस में दूरी बनाना मुश्किल हो, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दुकानें या फिर ऐसी दूसरी जगह जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा रहती हो। WHO ने फैब्रिक मास्क पहनने का सुझाव दिया है क्योंकि ये घातक वायरस फैलता ही जा रहा है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बात को लेकर अपना नजरिया बदला है कि किसे मास्क पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए और मास्क किसका बना हुआ होना चाहिए। उन्होंने लिखा कि हाल के समय में कोविड-19 महामारी ने मानव सोच और व्यवहार को जितना प्रभावित किया है उतना किसी और चीज ने नहीं। उन्होंने कहा कि दुनिया पिछले कुछ महीनों में इतनी बदल गई है जितना पहले कभी नहीं बदली।
ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसने लोगों को बदल दिया है और मौजूदा विश्व व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने लोगों के सकारात्मक सहयोग के लिए सराहना की। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस उत्सव के लिए सुबह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रहों को गर्भगृह से बाहर लाया गया। इसके बाद इन विग्रहों को 108 पात्रों में परंपरा के अनुसार शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए रखा गया। परंपरा के अनुसार शाम के समय भगवान जगन्नाथ और बलभद्र को भगवान गणेश का गजवेश पहनाया गया। मान्यता है कि स्नान यात्रा के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं, इसलिए उन्हें एकांत में रखकर राजवैद्य की देखरेख में रखकर औषधियों का सेवन कराया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु उनके दर्शन नहीं कर सकते और उनके 3 पटचित्रों को दर्शन के लिए रखा जाता है। कोविड-19 के चलते पूर्णिमा स्नान में शामिल होने वाले सभी पुजारियों को लेकर इस बात पर पूरी एहतियात बरती गई। साथ ही इस बार बिना श्रद्धालुओं की उपस्थिति के ये उत्सव मनाया जा रहा है। प्रथम पूजा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे रीति रिवाजों से संपन्न हुई। इसे तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया गया। कोविड महामारी के मद्देनजर इस साल सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों और सभी अन्य SOP को ध्यान में रखकर यात्रा आयोजित की जाएगी। वो झारखंड, मणिपुर और मिजोरम के राज्यपाल भी रह चुके थे। उन्होंने मापुसा के असिलो अस्पताल में अंतिम सांस ली। मारवा 1985 से 1988 तक दिल्ली पुलिस आयुक्त रहे और उन्होंने 1988 से 1990 के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 3रे महानिदेशक के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी। UNADAP द्वारा गरीबों के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किए जाने पर खुशी जताई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नेत्रा मोहनदास ने अपने पिता को कोरोना महामारी के दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए 5 लाख रुपए का योगदान देने के लिए मनाया। नेत्रा के पिता एक हेयर सैलून चलाते हैं और उन्होंने ये राशि नेत्रा की पढ़ाई के लिए संजो कर रखी थी। नेत्रा की संवेदनशीलता में भारत के सनातन संस्कार माधव सेवा से पहले मानव सेवा परिलक्षित होते हैं। मानवता का ये अभिनंदनीय उदाहरण समाज के लिए अनुकरणीय है।